हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सब्जेक्ट पॉलिटी का, और जिसमें इसमें चैप्टर है चुनाव आयोग। तो चलिए चुनाव आयोग शुरू करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, तो उसको ध्यान से पढ़िए। तो इसके नोट्स हैं। संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक अस्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसको ध्यान से पढ़ते रहिए और सुनिए इसको। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324 का 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचक आयुक्तों से जितने समय समय पर राष्ट्रपति नियत करे मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ही ये पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियाँ होती हैं तथा उनके वेतन व भत्ते दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। देखिए कितनी बड़ी शक्ति इन लोग को दिया गया है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष तक आयु का होता है। देखिए याद रखिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 324 के उप में 5 के प्रंतक में अनुसार क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, और किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर भी पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा। फिर है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा एवं विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है, जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैयक्तिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी है। स्थानीय निकायों, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 343 के एवं 343 जेड ए के तहत द्वारा कराया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। अब तक 5 बार 1952, 63, 73, 2002 एवं 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया है, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। तथापि मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया है। भारत के प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी। तो देखिए इस प्रकार इसके नोट्स ये थे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 1 है, भारत की संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो यह है 324, यानी कि ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना संबंधित है? तो यह है 324, ऑप्शन ए।
सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सी हो जाएगा 324, वही पूछा हुआ है कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद अब तो याद हो गया होगा, याद कर लीजिए 324। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 4 कथन है। कथन 1 है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो मिलने वाले वेतन में असमानता तो बताया नहीं गया था, सबका एक वेतन समान है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। फिर है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो वही वेतन पाने का हकदार हैं जितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को दिया जाता है, तो ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण के से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो सही बात है, नहीं हटाया जा सकता है। चौथा कथन है, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या उनके 62 वर्ष की आयु, 62 नहीं 65 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, चौथा पहला वाला गलत है। तो इस प्रकार हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3 है ऑप्शन बी, तो सही है। फिर एक्सप्लेनेशन क्या पढ़ना है, आगे चलते हैं। तो आगे के दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन है। कथन 1 है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है, सही है। दूसरा कथन है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा, तो ये भी सही है। तीसरा है, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकते हैं, नहीं ये गलत है, तीसरा वाला गलत है, तो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, तो यह है 6 वर्ष और 65 वर्ष की। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है, तो किसके समकक्ष होता है, यहाँ देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य विधानसभा, देखिए इसमें पहला हो सकता है मुख्य न्यायाधीश, देखिए इसमें स्टार लगा दिया गया है। तो देखिए इसका विवरण पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा की शर्तें नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान वेतन एवं भत्ते प्रदान किए जाते हैं तथा संविधान के अनुच्छेद 324 के 5 के परंतक के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम में स्थान 6वां है। राज्यपाल अपने राज्य में 4थे स्थान पर है तथा राज्य विधान अध्यक्ष 14वें स्थान पर आते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कोई भी सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो यह है राष्ट्रपति द्वारा और संसद के दोनों सदनों के लिए 2/3 बहुमत से प्रमाणित किया 4 पर, तो बी और डी दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियाँ एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये तो सही हो जाता है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं कर रहा है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन किंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलते आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा लागू होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है, तो यह हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, तो 4 हैं कथन इसमें दिए गए हैं, तो इसमें दिए गए पढ़िए इसको। पहला है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। फिर दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संतुष्टि करना। और चौथा है निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो देखिए तीसरा वाला तो बिल्कुल गलत दिखा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाना थोड़ी ना लगवाएगा चुनाव करवाने के लिए। तो इस प्रकार हो जाएगा 1, 2 और 4, तो किसमें है 2, 4, ऑप्शन बी में।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश नियंत्रण सही है, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन ये भी सही है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव का संचालन ये भी सही है, विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान कराना ये गलत है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो यह है स्थानीय निकायों का, बाकी लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा करें वही करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, दूसरा है नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना, तीसरा है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णयन। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा कोई नहीं, कोई कथन सही नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा है, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा है, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो ये डी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सिर्फ केवल 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो देखिए, पहला है चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये नहीं है, बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता निपटारा और चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। दूसरा कथन है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। तीसरा है, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी करना। तो देखिए यही सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियाँ स्वीकृत की गई हैं? तो देखिए, पहला कथन है, वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा कथन है, एकल संक्रमणी मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तीसरा कथन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली। चौथा कथन है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है, पढ़ दीजिएगा उसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो यह देता है निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसद के सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति की निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो यह है निर्वाचन आयोग का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में किसकी राय लेगा? तो यह है निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाली प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि जमानत राशि खो देता है तो उसको क्या होगा? तो यह है कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत कम अधिक थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। तो यह है संसद द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, देखिए कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो कथन है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है क्योंकि आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया था। तो देखिए, इसमें पहला तो सही लग रहा है लेकिन दूसरा गलत है। देख लेते हैं ऑप्शन सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार। तो यह है ऑप्शन डी, विधिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो यह ऑप्शन सी है, विधिक अधिकार, एक अधिनियम के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन डी है, वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31 है, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में। तो ये ऑप्शन सी है, 1989। क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो यह है ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन 1989। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? तो यह 21वें संविधान संशोधन, 61वां है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान का 61वें संविधान संशोधन, तो वही है, सेम क्वेश्चन, मतदाताओं की आयु घटाने के लिए था।
क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई? तो यह है ऑप्शन सी 326। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो 326 हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है, पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की कानूनी, तो यह 18 वर्ष कर दिया गया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है, तो यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरा कथन है, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा कथन है, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। चौथा कथन, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो ऑप्शन डी है सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें बताना है कि निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है, निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के लिए पक्ष में किया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 40 से 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में 1 मिलियन मतलब 10 लाख लगभग कितनी है? तो ऑप्शन सी है 714। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन इसमें दिए गए 3। पहला कथन है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। दूसरा, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। तीसरा है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्चा उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। तो ऑप्शन बी है, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा कथन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। तीसरा कथन है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चौथा कथन है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन प्रत्यादिष्ट नहीं की जा सकती है। तो 1, 2, 4 सही है, बाकी तीसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 से, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, तो यह है लोकसभा के चुनाव से सरकारी निधियन की। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिनेश गोस्वामी, तो वही सेम क्वेश्चन है, निर्वाचन सुधारों में सुधार करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों के आरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें कथन 1 है, लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों एवं 44 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। कथन 2 है, किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित करने का निर्णय परिसीमन आयोग द्वारा लिया जाता है। कथन 3 है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। तो देखिए सी सही है। कथन 1 और 3 गलत है, लेकिन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, परिसीमन आयोग के आदेशों के किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा है, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 47 से, नीचे दिए गए कथन है, कथनों कारण अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है, क्योंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली निजता, लिंग, हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों को यथोचित सुलभ प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। तो इस प्रकार हो जाएगा, ये और दोनों सही है, सही व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। क्वेश्चन नंबर 49 है, उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, वहाँ पे नहीं है, बाकी हर जगह है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो यह है M3।
क्वेश्चन नंबर 51 है, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया है? तो यह है और 1989 से, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था? तो देखिए डॉक्टर एम एस गिल थे, एल बी लोहानी नहीं है, बाकी टी एस कृष्णमूर्ति और बिल लिंगदो थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा है भारत की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो देखिए ये दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत की प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त रमा देवी कहीं है, नाम दिया गया है, तो ऑप्शन सी है रमा देवी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? तो 25 जनवरी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो यह ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 जनवरी को। तो देखिए इस प्रकार ये खत्म इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन था। समाप्त करते हैं इसको हम लोग, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दल। तो कुछ समय के बाद ये वीडियो आया हुआ है, तो आप लोग अब इस वीडियो लगातार आएगा, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और कंटिन्यू करते रहिए, और पिछला वीडियो भी देखिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।